नमस्कार साथियों, डीके वर्चुअल कैंपस में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। ये वीडियो का सेकंड पार्ट होगा। इससे पहले पार्ट 1 में प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन का पार्ट 1 जो है उसमें हमने बताया था, हम बात किए थे कि प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है और उसके कुछ विधि बताई थी। जैसे कि हम लोग बात किए थे अफिक्सेशन क्या होता है, ब्लेंडिंग क्या होता है, जैसे कि हमने एब्रिविएशन क्या होता है, एक्रोनिम क्या होता है। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर उस वीडियो को भी देख लेंगे तो बात बहुत आसानी से समझ में आएगी। और उन्हीं में से कुछ प्रोसेस जो मैं बताया था कि सेकंड वीडियो में बताऊंगा, जैसे कि कंपाउंडिंग क्या होता है, क्वाइनेज क्या होता है, क्लिपिंग क्या होता है, बैग फॉर्मेशन क्या होता है, रीडुप्लीकेशन क्या होता है, इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कंपाउंडिंग क्या होता है आप समझिए। कंपाउंडिंग, देखिए कंपाउंड वर्ड आपने सुना होगा, तो ये एक प्रोसेस है वर्ड फॉर्मेशन की। तो इसमें आसान भाषा में पहले मैं समझा रहा हूँ, इसके बाद एग्जांपल्स देंगे कि दो या दो से अधिक लेक्जिम, दो या दो से अधिक वर्ड जब जोड़ करके एक नया वर्ड बनाया जाता है, इस प्रोसेस को कंपाउंडिंग कहा जाता है। एग्जाम्पल जैसे अगर मान लीजिए हाउस है और एक वर्ड हाउस है और दूसरा वर्ड वाइफ है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे हाउस वाइफ, जिसको गृहिणी, तो ये अलग वर्ड है, वाइफ अलग वर्ड है, लेकिन जब हम दोनों को जोड़ दिए तो एक नया वर्ड बन गया तीसरा। तो ये प्रोसेस जो बनाने की विधि हुई ये कही जाएगी कंपाउंडिंग। जैसे एक डार्क एक वर्ड है और दूसरा वर्ड रूम है, लेकिन अब दोनों को जोड़ देंगे तो डार्क रूम जो वर्ड होगा एक अलग मीनिंग दे रहा है और एक अलग वर्ड हो गया। तो डार्क का मतलब अंधेरा, रूम का मतलब कमरा, लेकिन डार्क रूम का मतलब अंधेरा कमरा नहीं होता है। डार्क रूम जहाँ पर पनिशमेंट दिया जाता है, जहाँ कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है, उस जगह को बोलते हैं डार्क रूम। तो आप देख रहे हैं ना, कंपाउंड कर रहे हैं, जब हम जोड़ रहे हैं तो मीनिंग अलग हो जा रहा है और एक नया वर्ड फॉर्म हो जा रहा है। इस प्रोसेस को हम कंपाउंडिंग कहते हैं। तो कंपाउंडिंग को अगर डिफाइन करना होगा तो आप कहेंगे कंपाउंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन इन विच two or more lexemes are added together and together they create they represent new sense or they represent new meaning, that is called compounding. तो ये होता है कंपाउंडिंग। शायद आप समझ गए होंगे कि जब दो या दो से अधिक लेक्जिम्स, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, जब आपस में जुड़ करके कोई एक तीसरा वर्ड बना देते हैं, उस प्रोसेस को कंपाउंडिंग कहते हैं। अब देख लेते हैं कि कितने तरह की कंपाउंडिंग होती है। तो बेसिकली 3 तरह की कंपाउंडिंग हम देखते हैं और ये बिल्कुल आसान है। हिंदी में जिसे आप समास कहते हैं वही है इंग्लिश में कंपाउंडिंग, तो समास को ही कहते हैं। तो बेसिकली हम 3 तरह की कंपाउंडिंग की बात करेंगे। 3 तरह की, पहला करेंगे इंडोसेंट्रिक कंपाउंड, इंडोसेंट्रिक कंपाउंड। दूसरा बात करेंगे एक्सोसेंट्रिक, एक्सोसेंट्रिक कंपाउंड। और तीसरा हो जाएगा कोपुलेटिव कंपाउंड, कोपुलेटिव कंपाउंड। इन तीनों को समझते हैं बारी बारी से। इंडोसेंट्रिक कंपाउंड क्या होता है, कोपुलेटिव कंपाउंड क्या होता है, एक्सोसेंट्रिक कंपाउंड होता है। तो चलिए देखिए, पहले हम बात करते हैं इंडोसेंट्रिक कंपाउंड। इंडोसेंट्रिक कंपाउंड होता है तो ऐसा कंपाउंड जो एक दो वर्ड में एक वर्ड हेड होगा, दो वर्ड होंगे या दो से अधिक वर्ड भी होंगे, उसमें एक वर्ड जो होगा वो हेड का काम करेगा, मॉडिफायर का काम करेगा, और दूसरा जो उसका जिसका मॉडिफिकेशन किया जा रहा है, जिसको मॉडिफाई किया जा रहा है, यानी कि हेड होगा एक वर्ड उन दोनों में से। जैसे अगर देखिए एक वर्ड है क्लास और दूसरा वर्ड है रूम। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्लासरूम, इन दोनों को जब ऐड कर देते हैं
तो क्लासरूम हो जाता है। तो क्लासरूम एक तीसरा वर्ड है जिसको हम कहेंगे कि ये कंपाउंडिंग के थ्रू ये वर्ड बना है। तो थोड़ा सा सॉरी विलम्ब हुआ। तो ये क्लासरूम जो वर्ड है एक कंपाउंडिंग के थ्रू एक ये वर्ड बना। तो क्लासरूम में अब देख रहे हैं ना, रूम है और एक क्लास है, तो ये रूम को मॉडिफाई कर रहा है। ये जो है मॉडिफायर का काम कर दिया, यानी कि इसका हेड जो है, रूम यहाँ हेड है और एक एक क्लास उसको मॉडिफाई कर रहा है। तो इसका मीनिंग इसके अंदर में ही छुपा हुआ है। ये जो क्लासरूम वर्ड है इन दोनों वर्ड के अंदर में ही है, इसलिए इसको इंडोसेंट्रिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे आइए ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड कुछ भी अगर करें, जैसे ये हम जिस पर लिख रहे हैं ये वाइट बोर्ड है, तो वाइट बोर्ड जो है व्हाइट बोर्ड जो है, तो ये बोर्ड की ये व्हाइट जो है ये विशेषता बतला रहा है, यानी कि इसको मॉडिफाई कर रहा है। और बोर्ड यहाँ पर हेड है, यानी कि व्हाइट बोर्ड का मीनिंग जो है इसमें छुपा हुआ है, तो इसको कहेंगे इंड्रोसेंट्रिक कंपाउंड। तो उसकी मीनिंग उसी में होती है। तो अब हम बात करेंगे इंडोसेंट्रिक कंपाउंड, आप समझ गए होंगे। अब जरा बात करते हैं एक्सोसेंट्रिक कंपाउंड की, कि एक्सोसेंट्रिक कंपाउंड क्या होता है। देखिए इसमें जो वर्ड्स जुड़ते हैं आपस में, दो या दो से अधिक वर्ड जब आपस में जुड़ेंगे तो उनसे जुड़ करके कोई तीसरा वर्ड रिप्रेजेंट हो जाएगा। यहाँ पर उनके उस वर्ड का मीनिंग उस वर्ड के अंदर नहीं रहेगा, और वहाँ पर हेड की कोई बात नहीं होती है। दोनों वर्ड में से कोई वर्ड हेड नहीं होता है, वो दोनों मिल करके किसी तीसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। when two or more than two lexemes are added together and they represent the third meaning, that process is called exocentric compounding। जैसे अब मैं देखिए, अगर मैं कहूँ एक्सोसेंट्रिक कंपाउंड का एग्जाम्पल, एक वर्ड है जैसे डार्क रूम जो बताया था, इस पर समझ लीजिए डार्क रूम। तो डार्क एक वर्ड है, रूम में भी एक वर्ड है, लेकिन जब इन दोनों को हम ऐड कर दिए तो इससे जो मीनिंग आया ये अंधेरा कमरा का नहीं आ रहा है, अब ये किसी तीसरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि वेयर वेयर कैपिटल पनिशमेंट इज परफॉर्म्ड, जहाँ पर वो फांसी दिया जाता है उस घर को बोलते हैं डार्क रूम। तो ये तीसरे को जब रिप्रेजेंट कर रहा है तो इस प्रोसेस को बोलेंगे एक्सोसेंट्रिक कंपाउंड। दूसरा अगर देख लें, कट थ्रोट, कट थ्रोट, तो कट थ्रोट जो है ROUT, हाँ कट थ्रोट, तो कट मैंने काटना, थ्रोट मीन्स गला। तो यहाँ पर गला कट का मतलब गला काटना नहीं है, मतलब यहाँ पर कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ है, यानी कट थ्रोट कंपटीशन है, यानी कि गला कट प्रतियोगिता। ऐसा थोड़े है कि वहाँ गला काटने की प्रतियोगिता हो रही। इन कट और थ्रोट मिल करके किसी तीसरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हो गया कि वहाँ ज़्यादा भीड़ है, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर कंपटीटर्स आए हुए हैं, इसलिए उसे कट थ्रोट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस एक्सोसेंट्रिक का मतलब यही हुआ कि जब दो लेगजीम्स आपस में मिलते हैं और किसी तीसरे को रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसको कहते हैं एक्सोसेंट्रिक कंपाउंड। हिंदी में जिसे आप बहुब्रीहि समाज कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं, तो ये उसी को रिप्रेजेंट करता है। चलिए, तो एक्सोसेंट्रिक कंपाउंड आप समझ गए, इसमें कोई हेड नहीं होता है, इसलिए एक्सोसेंट्रिक कंपाउंड को हम कभी कभी आप देखेंगे हेडलेस कंपाउंड भी कहते हैं। हेडलेस कंपाउंड, हेडलेस कंपाउंड क्यों बोल दिए? क्योंकि
इस प्रोसेस में कहीं कोई हेड का सवाल नहीं है, दोनों मिल करके किसी तीसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन इंडोसेंट्रिक में क्या हो रहा था कि एक जो है मॉडिफायर हो जाता था और एक हेड हो जाता था। तो वहाँ पर हेड का सवाल का सेंस था, लेकिन यहाँ पर हेड की कोई बात नहीं है, इसलिए इस कंपाउंड को, एक्सोसेंट्रिक कंपाउंड को हेडलेस कंपाउंड कह देते हैं। जो तीसरा वर्ड है हमारा कोपुलेटिव, ये समझिए। कोपुलेटिव, कोपुलेटिव कंपाउंड, देखिए कोपुलेटिव कंपाउंड का अर्थ यहाँ कि जिसमें दो वर्ड्स है और दोनों के दोनों हेड है, दोनों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, मीनिंग को क्रिएट करने में दोनों जो है बराबर का भागीदारी है, यानी वेयर बोथ टर्म्स, बोथ रूट्स कहें या बोथ लेक्जिम्स आर इन द फॉर्म ऑफ हेड, दोनों हेड के रूप में होते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल कहें राइस एंड करी, राइस एंड करी, तो राइस एंड करी अगर मिला तो यहां पर इसकी भी वैल्यू है, इसकी भी वैल्यू है। जैसे कि ब्रदर्स, मदर फादर, तो ये भी एक वर्ड, अलग वर्ड है मदर फादर, तो इसको हम कहेंगे कि दोनों की आप इक्वल वैल्यू है इस वर्ड में, तो इसको कहेंगे कोपुलेटिव कंपाउंड, यानी जहां पर दोनों का की वैल्यू होती है और सेम वैल्यू होती है वो कोपुलेटिव कंपाउंड कहते हैं। जैसे आपने हिंदी में एक द्वंद्व समास सुना होगा, तो ये उसी को रिप्रेजेंट करता है, इंग्लिश में उसे कोपुलेटिव कंपाउंड कहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि मैं कंपाउंडिंग आपको बता दिया, 3 तरह के कंपाउंडिंग होते हैं। तो चलिए अब दूसरा वर्ड करते हैं। तो कंपाउंडिंग हो गया, ओके। दूसरा क्वाइनेज होता है, तो इसको समझिए कि क्वाइनेज का क्या, किसको कहते हैं क्वाइनेज। देखिए क्वाइनेज इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन वेयर टोटली न्यू कंसेप्ट्स आर क्रिएटेड, जहां पर एकदम नया चीज, कोई उससे वर्ड से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई टर्म इतना फेमस हो गया कि वो किसी और के लिए रिप्रेजेंट यूज होने लगा, उसको कहते हैं क्वाइनेज। एग्जाम्पल से समझ में आएगा, जैसे गूगल एक वर्ड है, गूगल, तो गूगल जो है एक सर्च इंजन है, लेकिन ये इतना फेमस हुआ, एक कंपनी है ये, गूगल एक कंपनी है, इसको एक सर्च इंजन है, तो लेकिन ये चूंकि इतना फेमस कंपनी है, इतना फेमस सर्च इंजन है कि आप जब भी सर्च करते हैं, चाहे वो किसी भी सर्च इंजन पर सर्च कर लीजिए, लेकिन लोग कहते हैं कि हम गूगल कर रहे हैं, तो एक ये वर्ब भी बन गया, तो एक ये क्वाइन हो गया, एक नया वर्ड है ये क्वाइन, इसका कोई दूसरे से कनेक्शन नहीं है, इसका क्वाइनेज हुआ, इसका निर्माण हुआ और इसको नया कंसेप्ट दिया गया, तो इसको कहते हैं क्वाइनेज। तो ऐसे कोई फेमस ब्रांड होता है, जो फेमस ब्रांड बहुत ज़्यादा जो फेमस होता है, तो उसको कहते हैं हम कि वो वर्ड ही हो जाता है। जैसे कि क्रिकेट में सचिन, धोनी एक प्रोटोटिपिकल एग्जाम्पल्स बन गए हैं, तो जो भी लड़का अगर ठीक ठाक कर रहा है तो सचिन हो गए, वो कहते हैं कि वो सचिन है, तो सचिन है का मतलब ये थोड़ा है कि वो सचिन है, वहाँ उसको रिप्रेजेंट, हम उसके क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर देते हैं और वो किसी को भी शो करने लगता है जब जो अच्छा करता है। तो गूगल में जैसे हम याहू हो गया, जैसे मोजिला फायरफॉक्स हो गया, तो उन सब पर भी अगर हम कुछ सर्च करते हैं तो उसको भी लोग गूगल कह देते हैं। तो इस प्रोसेस को गूगलिंग, यानी कि जैसे कहते हैं लोग गूगल कर लीजिए, ये नहीं, उनका कहने का मतलब ये नहीं है कि आप गूगल पर ही सर्च करिए, उनका कहने का अर्थ है कि इंटरनेट पर आप सर्च कर लीजिए, लेकिन चूंकि ये इतना फेमस है कि कहते हैं गूगल कर लीजिए, तो इसको कहते हैं क्वाइनेज। ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्ड्स, जैसे एक डालडा है, डालडा ये कंपनी है, लेकिन ये इतना फेमस हुआ कि जो भी मटेरियल ऑयल होता है लोग उसको डालडा भी है, रिफाइन का भी तेल जो होता है उसको लोग डालडा कह देते हैं, यानी डालडा एक
बहुत पहले एक ब्रांड, अब तो यूज बहुत कम हो रहा है, एक मतलब एक ऑयल को रिप्रेजेंट करता था, बहुत फेमस था, शादी विवाह में बहुत चलता था। तो उसको लोग डालडा, तो डालडा उस तेल को, जो भी तेल है लोग उसको डालडा कह देते हैं। मतलब ये सब लोग नहीं कहते हैं, लेकिन एक चलन है, एक देखा गया है कि जो फेमस हो जाता है वो लोग उसी के नाम से दूसरे को कह देते हैं। जैसे सर्फ, चलिए एक फेमस एग्जांपल है सर्फ। सर्फ जो है वास्तव में जो हम लोग यूज करते हैं वो तो वॉशिंग पाउडर होता है, लेकिन हम जाके दुकान पे कहते हैं भैया सर्फ दे दीजिए, तो आपको सर्फ के नाम पर क्या देता है, वॉशिंग पाउडर देता है। ये नहीं, वो आप उसके बाद आप जिस कंपनी का, विल का ले लीजिए, घड़ी का ले लीजिए, तो ठीक वैसे ही सर्फ एक है, लेकिन इस सर्फ के नाम से ही वॉशिंग पाउडर फेमस हो गया। तो इस जो ऐसे जो वर्ड्स बन जाते हैं उसको कहते हैं क्वाइनेज, एक न्यू, टोटली न्यू टर्म जो है रिप्रेजेंट करता है। और ये कोई फेमस ब्रांड जो है जीरोक्स जैसे हो गया, तो इन सबको क्वाइनेज कहते हैं। मुझे लगता है कि मैं आपको एग्जांपल्स देकर के समझा दिया कि क्वाइनेज क्या होता है। जो तीसरा प्रोसेस है उसको बोलते हैं क्लिपिंग। तो आइए समझ लीजिए क्लिपिंग क्या होता है। देखिए क्लिपलिंग लिखा गया था, क्लिपिंग। तो देखिए क्लिपिंग का अर्थ होता है क्लिप करना, यानी बड़ा वर्ड है उसको कट कर दीजिए, क्लिप कर दीजिए, और उससे एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लीजिए और उसको लिख दीजिए, उसको कहते हैं क्लिपिंग। एग्जाम्पल जैसे कि हम वर्ड, पूरा वर्ड है एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, लेकिन हम इसको कह देते हैं इसमें से निकाल के एग्जाम। पूरा वर्ड है एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट, लेकिन इसमें हम कह देते हैं ऐड। तो ये देख रहे हैं ना, क्लिप हो जा रहा है। तो जब भी हम उसके छोटे से हिस्से को क्लिप करके, काट करके और लिखते हैं तो उसको कहते हैं क्लिपिंग। इसकी एक लिस्ट है, मैं लिखूंगा नहीं, मैं बस बोल देता हूँ कि वो लिस्ट क्या है ताकि आपको क्लिपिंग का, जैसे हम लोग कह देते हैं जिम, तो जिम्नास्टिक्स या जिम्नाजियम को जिम बोल देते हैं। जैसे हम लोग पब्लिक हाउस को पब बोल देते हैं, PUB, पब में जा रहे हैं। पब का मतलब होता है पब्लिक हाउस में जा रहे हैं। एग्जामिनेशन का एग्ज़ाम हो गया, मैथमेटिक्स का मैथ हो गया, गैसोलीन का गैस हो गया, डॉक्टर का डॉक लिख देते हैं, गवर्नमेंट का GOVT लिख देते हैं। तो इसको बोलते हैं क्लिपिंग। एडवर्टाइजमेंट का एड लिख देते हैं, फैसिमाइल का फैक्स लिख देते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कि ये क्लिपिंग के थ्रू हुआ है। तो क्लिपिंग क्या है, बड़ा वर्ड है उसको छोटा करने का एक प्रोसेस है क्लिपिंग। तो चलिए, और क्लिपिंग के साथ ही हम ये देखते हैं कि बैक फॉर्मेशन क्या होता है। बैक फॉर्मेशन ये भी एक तरह की क्लिपिंग ही है, लेकिन क्लिपिंग में और इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। अगर डिटेल में जाएंगे तो उसको हम समझा देंगे कि क्लिपिंग और, तो पहले बैक फॉर्मेशन समझिए कि होता क्या है। बैक फॉर्मेशन जैसे कि एक वर्ड है एडिटर, एडिटर, और हम इसी से एडिट को निकालते हैं, एडिट। तो ध्यान रखिए यहाँ पर ई नहीं होता है, OR होता है, एडिटर। तो एडिट जो बना, ये एडिट कैसे बना, एडिटर से एडिट बना, और ये बैक फॉर्मेशन प्रोसेस के थ्रू बना। ऐसा नहीं होगा कि आप कहेंगे कि एडिट एक वर्ड है, एक वर्ब है, तो इसमें ER लगा देते हैं कि एडिट करने वाला। नहीं, एडिटर एक वर्ड है और उससे बैक फॉर्मेशन के थ्रू एडिट बना है, तो इसीलिए यहाँ OR है। यानी ER, जनरली हम ER सफिक्स ऐड कर देते हैं करने वाला के लिए। तो ये उस तरह से एडिटर नहीं है, एडिटर TOR है, यानी कि एडिटर मेन वर्ड है
और उसको क्लिप कर किए, उसको हम छोटा किए और हम एडिट बनाए, तो ये चूंकि क्लिपिंग नहीं कह रहे हैं, हम इसको बैक फॉर्मेशन कह रहे हैं। तो अगर यहाँ पर क्लिपिंग होता तो ये बड़ा वर्ड ईआर भी, ईआर तो इसमें भी लग सकता था। अगर एक वर्ब है और वर्ब में ईआर लगाते हैं तो नाउन हो जाता है जनरली, लेकिन यहाँ पर ईआर नहीं लगेगा। इसका रीजन ये है कि ये रूट ही है एडिटर। एडिटर एक अपने आप में वर्ड है, फुली इन्फ्लेक्टेड वर्ड है, हम उसको बैक फॉर्मेशन के थ्रू हम एडिट बनाए हैं। जैसे दूसरा स्कल्प्टर एक वर्ड है। एक एग्जाम्पल और लिख दीजिए, जैसे एक वर्ड है स्कल्प्टर, SCULPTOR। तो स्कल्प्टर एक वर्ड है, फुली इन्फ्लेक्टेड वर्ड है, और इससे जब हम निकालते हैं स्कल्प तो ये बैक फॉर्मेशन के थ्रू हुआ है, बैक फॉर्मेशन के थ्रू हुआ है। तो देख रहे हैं ना, ये भी एक तरह की क्लिपिंग है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, बस शॉर्ट में ये समझिए कि क्लिपिंग जो है वो हम कभी कभी आगे से भी निकाल लेते हैं, कभी कभी पीछे वाला भी कर देते हैं, कभी कभी बीच वाला भी निकाल लेते हैं। एक बड़ा वर्ड का अगला हिस्सा भी निकाल सकते हैं, उसके पीछे वाला हिस्सा भी निकाल सकते हैं, बीच वाला हिस्सा भी निकाल सकते हैं, जैसे बैक क्लिपिंग, फोर क्लिपिंग, मिक्स क्लिपिंग। लेकिन स्कल्प्टर का हमेशा जो है हम उसके बैक फॉर्मेशन का आगे वाला हिस्सा को निकालते हैं, और उसमें अंतर ये होता है कि एक फुल्ली इन्फ्लेक्टेड वर्ड से निकालते हैं बैक फॉर्मेशन में। तो ये है बैक फॉर्मेशन। आगे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा जल्दी में कि रीडुप्लीकेशन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं रीडुप्लीकेशन जो है हमारा, ये क्या होता है। रीडुप्लीकेशन, तो देखिए रीडुप्लीकेशन जो होता है ये रिपीटेशन ऑफ वर्ड होता है, यानी एक ही वर्ड को जब दो बार रिपीट कर देते हैं तो एक नया वर्ड बन जाता है। और ये प्रायः रीडुप्लीकेशन का प्रोसेस हिंदी में तो बहुत मिलता है, हालांकि वहाँ कुछ कोई अर्थ नहीं होता है वो शब्द का। जैसे कहते हैं खाना ओना, पानी ओनी, ठीक है, घर और। अच्छा कहाँ जा रहे हैं, जा रहे हैं कुछ खाना वाना खाने, तो खाना का तो मीनिंग है, ओना का क्या मीनिंग है, ओना का कुछ मीनिंग नहीं है, ये मीनिंगलेस है, वर्ड का रिपीटेशन हो रहा है, तो उसके समान वर्ड का रिपीटेशन हो रहा है, सेम सिमिलर नहीं है लेकिन उसी के जैसा सदृश रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो ठीक इंग्लिश में भी रीडुप्लीकेशन होता है, फुल रीडुप्लीकेशन होता है, पार्शियल रीडुप्लीकेशन होता है, यानी कि जब सेम रूट को डबल करते हैं तो हम उसको कह देते हैं कि ये फुल डुप्लीकेशन हो गया, और जब उसके कुछ पार्ट को करते हैं या कुछ चेंज करके करते हैं तो वो पार्शियल रीडुप्लीकेशन हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा हिंदी में जब सेम वो रूट को जब हम रिपीट करते हैं तो उसका मीनिंग भी बदल जाता है। जैसे कि हम कहेंगे घर घर, घर घर, तो देखिए घर का मीनिंग अलग है, इसका कुछ और मतलब होता है, लेकिन घर घर का मीनिंग कुछ और होता है। घर घर मतलब एवरी हाउस, प्रत्येक घर, घर घर घूम लिए यानी कि हम प्रत्येक घर में घूम लिए, घर घूम लिए यानी कि अपने घर में घूम लिए, चाहे उसके घर में घूम लिए, लेकिन हम घर घर घूम लिए का मतलब यह है कि हम सारे घर में घूम लिए। तो वैसे ही रीडुप्लीकेशन इस प्रोसेस को बोलते हैं कि जब एक वर्ड को रिपीट कर दिया जाता है। जैसे कि इंग्लिश में हम देखिए रीडुप्लीकेशन क्या होता है, जैसे हंस हंस, हंस हंस, एक वर्ड है हंस, तो जब हंस हंस हो जाता है तो हंस हंस मनी का मतलब होता है जो घूस वगैरह का, जो करप्शन का जो पैसा होता है, जो हिडन मनी होता है, उसको हंस हंस बोलते हैं। तो यह एक वर्ड हो गया हंस हंस, ठीक है। जैसे कोई और वर्ड है जैसे वाईफाई, वाईफाई,
तो ये भी एक रिडुप्लीकेशन के थ्रू, ये फुल रिडुप्लीकेशन हो गया, ये पार्शियल रिडुप्लीकेशन हो गया। तो बेसिकली रिडुप्लीकेशन में बस मैं इतना समझा रहा हूँ कि एक वर्ड जिसका रिपीटेशन किया जा रहा है और रिपीटेशन के थ्रू उसको एक तीसरा वर्ड भी बन सकता है। जरूरी नहीं है कि तीसरा बनेगा, लेकिन तीसरा बन भी सकता है। जैसे हिंदी में फुल रिपीटेशन, जब फुल होता है, फुल रिडुप्लीकेशन होता है, तो एक तीसरा वर्ड बन जाता है। गांव गांव, घर घर, तो गांव गांव यानी कि प्रत्येक गांव, घर घर यानी प्रत्येक घर, तो यहाँ पर एक तीसरा बन रहा है। लेकिन अगर उसका पार्शियल रिडुप्लीकेशन करते हैं, जैसे घर और खाना वाना, तो वहाँ पर एक नया वर्ड नहीं बन रहा है, उसी का एक कहने का एक तरीका है। लेकिन इंग्लिश में दोनों होता है, फुल रिडुप्लीकेशन और पार्शियल रिडुप्लीकेशन। तो फुल रिडुप्लीकेशन जब होता है तो उसका मीनिंग चेंज भी हो जाता है। तो रिडुप्लीकेशन शायद आप समझ गए। तो ये रहा प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में हम कुछ वर्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस बताए हैं। आप इन दोनों वीडियो को देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कुछ कमेंट करिए। हम आपके कमेंट को पढ़ेंगे और उसमें जो भी सुधार करना होगा आपके सजेशंस को ध्यान में रखेंगे। धन्यवाद।